Assalamu alaikum. So now we will start firearm injuries among the special traumatology topics. फायर इंजरीज़ के अंदर हम बेसिकली फायर आर्म वेपन्स पढ़ेंगे, डिफरेंट उनसे होने वाली इंजरीज़ पढ़ेंगे, उन इंजरीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि हाउ दे हेल्प इन मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन। ठीक है, सो डेफिनेशन क्या है, फायर आर्म वेपन क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस दैट प्रोपेल्स अ प्रोजेक्टाइल थ्रू एन एक्सपांसिव फोर्स जनरेटेड ड्यू टू द कंबशन ऑफ प्रोपेलेंट सब्सटेंस। कोई भी फायर आर्म वेपन में वो वेपन्स आते हैं जिनसे बुलेट फायर होती है। ठीक है, अब उनका मैकेनिज्म क्या होता है? बेसिकली हर वो वेपन जिसमें से एक प्रोजेक्टाइल निकलता है, प्रोजेक्टाइल में बी इन द फॉर्म ऑफ बुलेट, में बी इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स। ठीक है, मतलब जो दूर तक जाता है और एक फोर्स के साथ निकलता है, और वो फोर्स उसके अंदर आती कहाँ से है? वो उस डिवाइस के अंदर देयर इज़ अ मैकेनिज्म जिसमें कंबशन हो रही होती है, देयर इज़ अ प्रोपेलेंट सब्सटेंस उसकी, वो उसको प्रोपेल करता है और वो एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ उस डिवाइस से निकलता है। उसको हम कहते हैं जी फायर आर्म वेपन। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? एनीथिंग दैट कम्स आउट ऑफ फायर आर्म एंड पासिस थ्रू अ मीडियम, उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास फायर आर्म वेपन्स की क्या क्या टाइप्स होते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले है राइफल्ड फायर आर्म्स। राइफल्ड फायर आर्म्स वो वाले फायर आर्म्स होते हैं जिनके अंदर एक बुलेट होती है। ठीक है, और दो तीन डिफरेंसेस हैं, राइफल्ड फायर आर्म्स और स्मूथ बोर्ड फायर आर्म्स। बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस आता होता है एग्जाम के अंदर, ये स्मूथ बोर्ड फायर आर्म्स और राइफल्ड फायर आर्म्स। तो इनमें दो फ़र्क हैं, एक तो राइफल्ड फायर आर्म्स के अंदर सिंगल बुलेट होती है, जबकि स्मूथ बोर्ड फायर आर्म्स के अंदर मल्टीपल स्मॉल बुलेट्स होती हैं, उनको हम पैलेट्स कहते हैं, बुलेट्स नहीं कहते। बुलेट एक ही होती है, वो राइफल में हम उसको बुलेट कह रहे होते हैं, उनको हम पैलेट्स कहते हैं। ठीक है, दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जो राइफल्ड फायर आर्म्स होते हैं ना, जैसे ये सारे राइफल्ड फायर आर्म्स हैं। ठीक है, राइफल इज़ अ टाइप ऑफ राइफल्ड फायर आर्म्स बट ऑन अ जनरली हम राइफल्ड वेपन्स उनको कहते हैं, ठीक है, जिनका ये एरिया है ना, इसको हम शाफ्ट कहते हैं, जहाँ से बुलेट निकलती है, ये वाला एरिया। ठीक है, अब इसके अंदर हर वेपन की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा खोल के देखें अंदर से, तो आपको जो है ये, जब आप किसी राइफल्ड फायर आर्म की शाफ्ट को खोलेंगे ना, तो वो अंदर से बिल्कुल स्मूथ नहीं होती, जैसे ये पाइप फिलहाल नज़र आ रहा है। वो अंदर से ऐसे होती है, उसके अंदर रिजेस और ग्रूव्स होते हैं इस तरह से। ठीक है, तो जिस भी वेपन की शाफ्ट के अंदर इस तरह से रेजेस और ग्रूव्स होते हैं, उस इसके अंदर होती है बुलेट, यहाँ पर बुलेट पड़ी होती है और यहाँ से फिर वो बाहर निकल आती है। तो उस वेपन को हम कहते हैं राइफल्ड वेपन, और राइफल उसकी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और दूसरे साइड पे आ जाते हैं ऐसे वेपन जिनकी ये शाफ्ट, जिनकी ये जो है शाफ्ट, ये बिल्कुल स्मूथ होती है, उसमें कोई एलिवेशन और ग्रूव्स और रिजेस नहीं प्रेजेंट, उसको हम कहते हैं स्मूथ बोर्ड वेपन। ठीक है, उसको हम स्मूथ बोर्ड वेपन कहते हैं। सो अब हम इसको पढ़ते हैं। राइफल्ड फायर आर्म्स इनमें सिंगल बुलेट होती है। इसमें लॉन्ग बैरल्ड भी हो सकती हैं, शॉर्ट बैरल्ड भी हो सकती हैं। ये देखें, ये शॉर्ट बैरल्ड है, ये लॉन्ग बैरल्ड है, ये बैरल्स हैं इनके बेसिकली। ठीक है, हैविंग हाई मसल वेलोसिटी, जितना लंबा बैरल होगा वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और शॉर्ट होगा तो वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, लॉन्ग बैरल्ड में राइफल्स हैं, मिलिट्री राइफल्स हैं, स्पोर्टिंग .22 राइफल्स, असॉल्ट राइफल्स, सारी राइफल्स लॉन्ग बैरल्ड हैं। शॉर्ट बैरल्ड में रिवॉल्वर्स, पिस्टल्स, मशीन गन्स, स्टैंड गन्स, ये सारी आ जाती हैं। इनको स्मॉल आर्म्स या हैंड गन्स भी कहते हैं। ये सारी आपके पास राइफल्ड फायर आर्म्स की एग्जाम्पल में आती हैं। ठीक है, स्मूथ बोर्ड फायर आर्म्स मैंने बताया, इनमें मल्टीपल लेड पैलेट्स होते हैं थ्रू स्मूथ बोर्ड बैरल, और उनको क्लासीफाई करते हैं लेंथ ऑफ द बैरल की बेस पर, लॉन्ग एंड शॉर्ट बैरल्ड स्मूथ बोर्ड फायर आर्म्स। ठीक है, और इनके अंदर लॉन्ग में शॉर्ट गन्स और मस्केट्स आती हैं। ठीक है, और शॉर्ट बैरल्ड में कार्बाइंस आती हैं, वैराइटीज़, इनके नाम आपको आने चाहिए। बेशक लॉन्ग और शॉर्ट बैरल नहीं आ तो जनरली राइफल्ड और स्मूथ बोर्ड फायर आर्म्स की एग्जाम्पल्स आनी चाहिए। देन वी हैव द फैक्टर्स ऑन विच अनदर क्लासिफिकेशन, जिस पर आपकी क्लासीफाई किया है स्मूथ बोर वेपन को, लाइक सिंगल बैरल और डबल बैरल। ठीक है, उसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ लोडिंग पर देयर इज मसल लोडिंग और ब्रीच लोडिंग, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो थर्ड क्लास है ना, वन इज़ राइफल्ड वेपन्स, वन इज़ शॉर्ट गन और स्मूथ बोर्ड वेपन्स, और उसके बाद आती हैं एयर पिस्टल्स और एयर गन्स। तो ये तीन बेसिकली क्लासेस हैं वेपन्स की। और क्या क्या पार्ट्स होते हैं बैरल के, गन के, वो सारा कुछ ना प्रैक्टिकल सेक्शन में मैं बता चुकी हूँ, और वो आपके रिटर्न और वाइवा ऑस्पी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो आप वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑस्पी में वो आ सकता है। प्रैक्टिकल पोर्शन का वो मैं बता चुकी हूँ, प्रैक्टिकल सेक्शन में वो आपको वो वाली वीडियोस देखनी पड़ेंगी, बहुत डिटेल में हमने गन्स को डिस्कस किया है, उनके पार्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दी हुई है राइफल फायर आर्म में, राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, स्मूथ बोर्ड, शॉर्ट गन में उसकी एग्जाम्पल। अच्छा, इसमें से आप ना इसकी रेंज बस देख लीजिएगा कि जो राइफल्स की रेंज होती है ना, बस जनरल याद रख लें, 2000 to 3000 फीट पर सेकेंड, और जो स्मूथ बोर्ड शॉर्ट गन्स होती हैं ना, उनकी रेंज है 30 to 40 यार्ड्स। ठीक है, और या फिर ये याद रख लें अराउंड मजल वेलोसिटीज़ दी हुई हैं 800 to 1000 फीट पर सेकेंड। ठीक है, ये याद रख सकते हैं, तो इट्स ओके।
उसके बाद है जी एयर पिस्टल्स और गन्स, इनकी भी रेंज याद रख लेनी है। अच्छा, अगर आप कंपेयर करें तो स्मूथ बोर्ड शॉटगन्स की रेंज कम है एज कंपेयर टू राइफल्स। अच्छा, ये राइफल्स की ना वेलोसिटी दी हुई है, इनकी जो रेंज है ना वो यहाँ पर नहीं दी हुई। यस, यहाँ पर आपको इसकी वेलोसिटी दी हुई है, बट इनकी रेंज जो है वो इनसे ज़्यादा होती है, ये दूर तक जा सकती हैं, जबकि ये जो है ये आपकी नियर लाइक जितना उन्होंने बताया 30 to 40 यार्ड्स के अंदर अंदर जो है वो ये फायर कर सकती है। ठीक है, उसके बाद फायर आर्म के कंपोनेंट्स, उसमें बैरल होता है जो मैंने आपको बता दिया, लॉक होता है जिस पर हम प्रेस करते हैं, ब्रीच ब्लॉक होता है, ग्रिप और बट एज द केस मे बी वट एवर, ये पार्ट्स आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। ठीक है, ये भी ज़रूरी नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं फायर आर्म बैलिस्टिक्स। बैलिस्टिक्स कहते हैं नॉलेज ऑफ ऑल द फिजिकल फोर्सेस दैट एक्ट ऑन द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड बैलिस्टिक्स। उसको जब हम स्टडी करेंगे ना, ये स्टडी करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, देखें, जब एक आपके किसी पर्सन को गोली लगी है, ठीक है, और उसका वूंड है, अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये गोली कितनी दूर से आई है, और हर डिस्टेंस पर जो वूंड प्रोडक्शन है ना वो डिफरेंट होती है। तो आपको गन को स्टडी करना पड़ेगा पहले कि इसमें से गोली निकलती कैसे है, वो किस तरह का वूंड कॉज करेगी, और फिर हम वूंड स्टडी करेंगे कि वूंड जब प्रोड्यूस होता है तो हम उसको देख के कैसे बताएंगे कि ये कितने डिस्टेंस से गोली चलाई गई है, एंगल क्या है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो उसी बेसिस पर हमने डिवाइड किया हुआ है इसको इंटीरियर बैलिस्टिक्स, एक्सटीरियर बैलिस्टिक्स और टर्मिनल बैलिस्टिक्स। अब इंटीरियर बैलिस्टिक्स क्या है, जो कि प्रोपल्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑफ फोर्स विद इन द बोर ऑफ द बैरल, यानी कि अब अगर लेट सपोज मैं एक एग्जांपल से इसको एग्जांपलीफाई करूं, इफ दिस इज योर गन विच इज़ वेरी पैथेटिक, ठीक है, और ये एक पर्सन है जिसको आपने गोली मारनी है, ठीक है, अब वो जो बुलेट है ना फिलहाल वो इधर पड़ी हुई है, अब बुलेट का यहाँ से लेके यहाँ तक विद इन द बैरल ऑफ द गन जो डिस्टेंस है, जो फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही हैं, उसकी स्टडी को हम इंटीरियर बैलिस्टिक्स कहते हैं। जो यहाँ से लेके इस पर्सन को लगने तक का जो डिस्टेंस है, जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, वो एक्सटीरियर बैलिस्टिक्स में आता है, और जो इस पर लगेगा और फिर क्या चीज़ें डेवलप होंगी, क्या फोर्सेस लगेंगी, वो टर्मिनल बैलिस्टिक्स है। ठीक है, तो हमने इस तरह से इसके पाथ को डिवाइड किया हुआ है। अब इंटीरियर बैलिस्टिक्स में फायर आर्म का डिज़ाइन, एम्यूनेशन का डिज़ाइन और साइकिल ऑफ फायर, ये सारा कुछ हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले है फायर आर्म का डिज़ाइन। अच्छा जी, फायर आर्म बेसिकली, फायर आर्म कहते हैं गोली को, जो भी अंदर गोली होती है। बेसिकली फायर आर्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, पोर्शन कंटेनिंग मैकेनिकल डिवाइस, ठीक है, और दूसरा है बैरल। पोर्शन कंटेनिंग मैकेनिकल डिवाइस इज नॉट कंसर्न्ड विद अस। अच्छा, उसके बाद है फायर आर्म डिज़ाइन इज़ बेसिकली, फायर आर्म इज़ बेसिकली योर वेपन, जो भी आपकी गन है उसको फायर आर्म कह रहे हैं। उसके डिज़ाइन में डिफरेंट पोर्शंस हैं, पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमने इसको दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है, पोर्शन कंटेनिंग मैकेनिकल डिवाइस, जिससे आप प्रेस करते हैं तो गोली का अंदर मैकेनिज्म चलता है, वो जो प्रेस वाला एरिया है ना वो मैकेनिकल डिवाइस है, और दूसरा है बैरल जिसके अंदर गोली प्रेजेंट होती है। ठीक है, बस इसके बारे में इतना बहुत है। उसके बाद आ जाए जी चोकिंग। चोकिंग क्या होता है, चोकिंग कहते हैं बेसिकली, चोकिंग पढ़ लेते हैं हम, इट इज़ अ बैरल विद कंस्ट्रिक्शन एट द मजल एंड, वो वाली गन। ठीक है, अब ये गन का बैरल है, ये गन है, ये वाला जो एरिया है ना ये मैकेनिकल डिवाइस है, ठीक है, और ये बैरल है। ठीक है, अब वो वाला बैरल जो यहाँ से नैरो हो जाए, यानी ऐसा बैरल जो कि इस तरह का हो, जिसका मजल एंड, इसको हम कहते हैं मजल एंड, मजल एंड नैरो हो, उसको कहते हैं चोक्ड बैरल। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम, इस फिनोमिना को हम चोकिंग कहते हैं। ठीक है, चोकिंग के क्या क्या फ़ायदे होंगे, इसमें से इसका फ़ायदा ये होता है कि इट कैन मेंटेन द शॉट्स टू रिमेन टुगेदर फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, इट कैन स्प्रेड एरिया ऑफ पैलेट्स ऑन द टारगेट एम्ड। ठीक है, और ये बेसिकली होता है स्मूथ बोर्ड वेपन्स के अंदर। अच्छा, उसके बाद आ जाए जी राइफलिंग का फ़ायदा क्या है, ये सवाल पूछा जाता है कि जो मैंने आपको बताया राइफल्ड वेपन्स के अंदर राइफलिंग हुई होती है, ग्रूव्स एंड रिजेस बने होते हैं, उनका फ़ायदा क्या होता है, तो उसका पर्पज़ ये होता है, इट हेल्प्स द बुलेट टू अचीव गायरोस्कोपिक मूवमेंट्स, गायरोस्कोपिक मूवमेंट्स अचीव करती है। उन मूवमेंट्स का मकसद क्या होता है, दिस गिव्स द बुलेट स्टैडीनेस, ग्रेटर पावर ऑफ पेनिट्रेशन, एक्यूरेसी ऑफ हिटिंग द टारगेट, कवरेज ऑफ लॉन्ग रेंजेस, प्रिवेंशन ऑफ वॉबलिंग ऑफ बुलेट ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। जब वो राइफल्ड वेपन से, एक राइफल्ड यानी जिसके अंदर इस तरह की अपीयरेंस है, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के अंदर से बुलेट जब निकलती है ना, तो नॉर्मली बुलेट एयर रेजिस्टेंस की वजह से उसकी मूवमेंट जो है वो वाइब्रेटरी होने लग जाती है, वो थोड़ी वाइब्रेट होने लग जाती है, बट ड्यू टू दिस फिनोमिना हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, वॉबलिंग इज बेसिकली वाइब्रेटिंग। ठीक है, उसके बाद एम्यूनेशन डिज़ाइन है। एम्यूनेशन बेसिकली वो गोली है, वो पैलेट है, वो बुलेट है अंदर जो उस गन की होती है। एम्यूनेशन मीन्स द बुलेट, एज आई हैव टोल्ड यू, तो उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ स्टील की बुलेट होती है अंदर, तो बुलेट एक पूरे केस के अंदर होती है जिसे हम कैटरिज कहते हैं। इन स्मूथ बोर्ड फायर आर्म्स में वो कैटरिज होता है जिसके अंदर पैलेट्स होती हैं। ठीक है, पैलेट्स आर स्मॉल बेसिकली। ये एक और बात है, वैसे मैंने प्रैक्टिकल्स के अंदर इसको बहुत डिटेल में विद पिक्चर एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर मुझे खुद ड्रॉ करना पड़ेगा बिकॉज इस बुक में कोई पिक्चर नहीं है।
ठीक है। अगर ये बैरल है ना तो इसके अंदर होगा कैटरिज विच इज़ एन अदर केस, ठीक है। और उसके अंदर इस पोर्शन को छोड़ के इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं, छोटी छोटी, उनको हम कहते हैं पैलेट्स। और ये प्रेजेंट होती हैं स्मूथ बोर्ड फायर आर्म के अंदर, ये राइफल्ड के अंदर नहीं होती। राइफल्ड के अंदर सिर्फ एक वो जो आपने टीवी में गोली देखी होती है ना इस तरह की, राइफल्ड के अंदर वही प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये दोनों में फ़र्क होता है। उसके बाद है जी कैटरेज, कैटरेज का केस, उसके पार्ट्स, उसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। वो मैंने भी थोड़ा सा आपको बता भी दिया है, ठीक है। ये पूरा ये पूरा कैटरेज बना हुआ है, ठीक है। इस कैटरेज का जो बाहर वाला प्लास्टिक कवर होता है उसे केस कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर शॉर्ट्स और पैलेट्स होते हैं, ठीक है। पैलेट्स के नीचे वैड होता है, ये प्लास्टिक का अनदर जो इन दोनों को सेपरेट करा होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे पाउडर चार्ज रखा होता है जिसके बर्न होने से ये पुश होता है और फिर पैलेट्स बाहर को प्रोपेल होती हैं, ठीक है। उसके नीचे होता है जी ब्रास हेड है, प्राइमर इसको बर्न करने में इग्नाइट करता है बेसिकली, ठीक है। सो दिस इज़ योर कंप्लीट कैटरेज और इसके पार्ट्स भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। बुलेट्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं जी? बुलेट्स में बॉडी होती है, फ्लैट बेस होती है, पॉइंटेड टिप होती है, पॉइंटेड टिप है, ये बॉडी है, ये फ्लैट बेस है, ठीक है। इसके अंदर लेड का कोर होता है, फिल्ड होता है, और इसका भी एक कैटरिज केस होता है बेसिकली, ठीक है। उसके अंदर भी गन पाउडर होता है और एक सिंगल ये वाली बुलेट होती है। गन पाउडर के बर्न करने से बेसिकली ये बाहर को प्रोजेक्ट होती है, ठीक है। बुलेट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैकेटेड बुलेट्स होती हैं, डम डम बुलेट्स होती हैं, एक्सप्लोसिव बुलेट्स होती हैं। इनके जस्ट एक से दो के नाम आपको आना इज़ इनफ। उसके बाद जी एम्यूनेशन क्या यूज़ किया जाता है स्मूथ बोर्ड फायर आर्म्स के अंदर, उसमें जैसे मैंने बताया जिसको हम पैरेट्स कहते हैं, उनको शॉट्स भी कहते हैं। उसमें शॉट्स की टाइप में बर्ड शॉट है, बक शॉट है, राइफल स्लग है, ठीक है। इसमें जैसे 2-3 के नाम याद कर लेने, इसमें भी आपको बेशक 2 के नाम याद कर लें, बर्ड शॉट और बक शॉट, ठीक हो गया। प्राइमर मैंने आपको बताया है इग्नाइट करने में हेल्प करता है, वो जो आपका पाउडर होता है ना बेसिकली जिसकी कंबशन से प्रोपेल होनी होती है, ये उसको इग्नाइट करता है। इट इनिशिएट्स साइकिल ऑफ फायर और ट्रांसलेट मैकेनिकल इम्पैक्ट, जो आप गन को प्रेस करने से मैकेनिकल इम्पैक्ट है इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है जिससे फायर इग्नाइट होती है, ठीक है। और इसके नीचे बेसिकली ना यहाँ पर ये जो प्राइमर है ना इसके नीचे यहाँ पर होती है परकशन कैप जिससे ये क्लोज हुआ होता है, ठीक है। ये उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। गन पाउडर इट लाइज बिटवीन प्राइमर एंड प्रोजेक्टाइल, ये कंबशन होती है इसकी टाइप्स क्या क्या हैं बस नाम याद कर लें, ब्लैक पाउडर, स्मोकलेस पाउडर, सेमी स्मोकलेस पाउडर, ठीक है। ये इसकी टाइप्स हो गई, ठीक है। सो ये आपका हो गया सारा टाइप्स ऑफ एम्यूनिशन एंड टाइप्स ऑफ फायर आर्म। उसके बाद है साइकिल ऑफ फायर आर्म। अब ये फायर आर्म होते कैसे हैं? एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर ऑन ट्रिगर रिजल्ट्स इन स्ट्राइक ऑफ फायरिंग पिन विद प्राइमर, जिससे आग जलेगी और आपका जो कंबशन गन पाउडर है ना उसकी कंबशन स्टार्ट हो जाएगी, हॉट गैसेस प्रोड्यूस होंगी विच प्रोड्यूस अ वेरी हाई प्रेशर, और वो प्रेशर आपके प्रोजेक्टाइल को फॉरवर्ड पुश कर देगा और वो फायर हो जाएगा, गन से बाहर निकल जाएगा। दिस वॉज ऑल योर इंटीरियर बैलिस्टिक्स विच लाइज इन साइड द बैरल ऑफ द फायर आर्म, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एक्सटीरियर बैलिस्टिक्स। एक्सटीरियर बैलिस्टिक्स का मैंने आपको बताया था फ्रॉम फायरिंग आउट ऑफ द गन टिल द जहाँ पर भी वो जाकर इस बॉडी को लगती है वहाँ तक का जो सफ़र है ना वो पूरा एक्सटीरियर बैलिस्टिक्स में आता है। नॉलेज ऑफ फिजिकल फोर्सेज दैट एक्ट ऑन द प्रोजेक्टाइल आफ्टर इट लीव्स द बैरल, ठीक है। उसमें बैलेट की मोशन से जो फोर्सेज ओरिजिनेट हो रही हैं उसमें वेलोसिटी है, उसमें एयर रेजिस्टेंस है, ग्रेविटी है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट फिनोमिना विच इज नोन एज टेल वैग। इसको पढ़ते हैं। व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज पासिंग थ्रू द बैरल इट हैज़ लैटरल सपोर्ट ऑफ बैरल ओनली व्हेन इट लीव्स द बैरल इट गेट्स न्यू मीडियम एंड अंडर द अफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी इट बिकम्स अनस्टेबल, ठीक है। सो द टिप follows the axis or trajectory while tail of the bullet starts performing circular movements around the trajectory or the axis of bullet. This is called tail wag. अब आपने एक बुलेट देखी, ये है जी हमारे पास बुलेट और ये गन के बैरल से निकल चुकी है। जब गन के बैरल के अंदर होती है ना ये बुलेट तो ये चारों तरफ से क्योंकि बैरल क्लोज होता है ये मूव नहीं कर सकती, ये एक स्टेबल होती है। जब निकलने लगती है तब भी ये स्टेबल बैरल के अंदर मूव करती है और फिर बाहर निकलती है क्योंकि बैरल पूरा क्लोज होता है। एज सुन एज इट लीव्स द बैरल एयर अब आ गई है, मीडियम चेंज हो गया है, उसके ऊपर ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है, उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस भी एक्ट कर रही है। तो क्या होता है कि आपने जिस पाथ पे इस गन को छोड़ा है, लेट्स सपोज वो ये पाथ है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, इसकी टिप तो इस पाथ को फॉलो करेगी बट जो इसकी टेल है वो इस पाथ के अराउंड इस तरह से रोटेटरी मोशन में वाइब्रेट करने लग जाएगी, ठीक है। तो इस वाइब्रेटरी और रोटेटरी मोशन को हम टेल वैग कहते हैं, ठीक है। दिस इज अ फिनोमिना इन विच बुलेट आफ्टर बिकमिंग अनस्टेबल वैग इट्स टेल, ठीक है। आफ्टर वैगिंग द बुलेट एक्वायर स्टेबिलिटी, थोड़ा सा वैग करती है निकलने के थोड़ी देर बाद और उसके बाद वो स्टेबल हो जाती है, ठीक है, जब वो उस मीडियम के अंदर एक कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेती है, ठीक है। उसके बाद है जी टाइप्स ऑफ टेल बैग। इनिशियल टेल बैग है, इंटरमीडिएट टेल बैग है, टर्मिनल टेल बैग है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने आपको टेल बैग बता दिया दैट्स इट। आपसे एग्जामिनर वही पूछेंगे, इतनी डिटेल कोई भी नहीं पूछता।
सो ये पूरी आपकी एक्सटीरियर बैलिस्टिक्स है। एक्सटीरियर बैलिस्टिक्स के अंदर सिर्फ यही है। टर्मिनल और वूंड बैलिस्टिक्स क्या है? नॉलेज ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन द बॉडी, यानी कि जब बुलेट आकर बॉडी को टच हो गई, अब हमने वूंड प्रोडक्शन और वो सारी चीज़ें देखनी है कि अब क्या होता है अंटिल इट कम्स टू रेस्ट। ठीक है, इसमें आपने देखा कि जो आपकी बुलेट है उसके पास फोर्स भी है, उसके पास वेलोसिटी भी है, उसके पास एनर्जी भी है, उसके पास प्रेशर भी है, उसके पास इतना सारा कुछ है। तो ये सारा कुछ ही वूंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग मैकेनिज्म ऑफ वूंड प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स मॉडिफाइंग इट। सबसे पहले है लैसरेशन एंड क्रशिंग। इट इज़ ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्ट फोर्स ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन द बॉडी। ठीक है, ये आपने सिंपल, जब भी आपकी बुलेट टच करती है आपकी बॉडी को, तो लैसरेशन और क्रशिंग होगी, और इसके डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है शॉक वेव प्रोडक्शन। ठीक है, एनी प्रोजेक्टाइल ग्रेटर देन 2500 फीट पर सेकेंड जब वो बॉडी के अंदर एंटर होगी, वो इतना ज़्यादा उसका प्रेशर होता है कि वो मज़ीद बढ़ जाता है आफ्टर टचिंग द बॉडी, क्योंकि उसके आगे रेजिस्टेंस आ जाती है और वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जिन्हें हम शॉक वेव्स कहते हैं। ठीक है, सच ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ प्रेशर कैन रप्चर मेनी विजरा इन द बॉडी इन कॉन्टैक्ट एंड डिस्टेंट फ्रॉम द प्रोजेक्टाइल। उस प्रेशर की वजह से वो जो शॉक वेव्स जनरेट होती हैं बॉडी के अंदर, चूँकि फ्लूइड होता है उस वजह से, तो वो डिस्टेंट विजरास को भी अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, कॉन्टैक्ट वालों को तो करेगी ना, डिस्टेंट वालों को भी कर सकती है। उसके बाद है जी कैविटेशंस प्रोड्यूस होती हैं। तो अभी हमने 3 चीज़ें पढ़ी, लैसरेशंस और क्रशिंग। ठीक है, उसके बाद शॉक वेव्स, उसके बाद है कैविटेशंस। कैविटेशन और कैनलाइजेशन, वो जो बुलेट ने अपना रास्ता फॉलो किया है ना, जहाँ जहाँ वो जाएगी वहाँ वहाँ सुराख करती जाएगी, उस चीज़ को हम कैविटेशंस कह रहे हैं। और दिस कैविटेशन रिजल्ट्स फ्रॉम द डिसिपेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग बुलेट। ठीक है, अब इस कैविटेशन की टाइप्स हैं, प्राइमरी और टेम्पररी कैविटेशन। ठीक है, सेकेंडरी कैविटेशन, और यस 2 टाइप्स हैं। प्राइमरी कैविटेशन क्या है? देयर इज इनिशियली अ बिगर कैविटी फॉर्मेशन ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ द टिश्यू। तो टिश्यू जो है ना वो उसको अकोमोडेट करने की कोशिश करेगा और एक बड़ी सी कैविटी बनाएगा, उसे हम प्राइमरी कैविटेशन कहते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी कैविटेशन होती है आफ्टर इनिशियल लार्जर कैविटी फॉर्मेशन, टिश्यूज बीइंग इलास्टिक बियर्स अ कैविटी स्मॉलर इन डायमीटर देन द प्राइमरी कैविटी। जब टिश्यूज अपनी इलास्टिसिटी को लूज करके वापस अपनी पोजीशन पर आने की कोशिश करेंगे तो फिर कैविटी छोटी हो जाएगी और उसको हम सेकेंडरी कैविटेशन कहते हैं। कैविटीज फॉर्म्ड बाय नॉन जैकेटेड बुलेट्स आर लार्जर इन डायमीटर ड्यू टू ग्रेटर एक्सपेंशन। ठीक है, और इसमें करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये फायर आर्म वूंड कॉम्प्लेक्स। अब फायर आर्म से जो वूंड बना है, अब उस वूंड की क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इट इज़ कॉन्स्टिट्यूट, अभी जो हमने पढ़ा ना वो था मैकेनिज्म ऑफ वूंड प्रोडक्शन। 3 चीज़ें हमने पढ़ी, लैसरेशन और क्रशिंग की वजह से वूंड बनता है, शॉक वेव की वजह से वूंड बनेगा, और कैविटेशन की वजह से बनेगा। ठीक है, अब हम पढ़ने लगे हैं कि फायर आर्म वूंड कॉम्प्लेक्स, जो बुलेट है और जो वूंड है ना, उनकी क्या वहाँ पे केमिस्ट्री होगी। ठीक है, सो वुंडिंग कंपोनेंट होगा एक आपका नॉन वुंडिंग कंपोनेंट होगा, यानी वो वाले पार्ट्स जहाँ फायर आर्म आके लगी है वहाँ जो वूंड बना है, वूंड ऑफ एंट्री, ट्रैक ऑफ प्रोजेक्टाइल, एग्जिट वूंड और प्लेस ऑफ रेस्ट ऑफ बुलेट। यानी कि इफ़ आई यूज अ डायग्राम, इफ दिस इज द बॉडी ऑफ अ पर्सन और ये बुलेट आकर लगी है और यहाँ से वो बुलेट बाहर निकल गई है। ठीक है, सो यहाँ पर एग्जिट एंट्री वूंड होगा, ये पूरी उसकी ट्रेजेक्ट्री है और यहाँ से वो बाहर निकल गई है। सो 3 पार्ट्स हैं इसके। नॉन वुंडिंग कंपोनेंट में वो सारे टिश्यूज आ जाएंगे जिन पे कोई डैमेज नहीं हुआ। तो हम क्यों ये चीज़ पढ़ रहे हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू रिकॉग्नाइज द वूंड ऑफ एंट्री, ताकि हमें पता चले एंट्री यहाँ से हुई है बुलेट की और एग्जिट यहाँ से हुई है, तो बुलेट यहाँ से चली है। फिर हम ट्रैक एंड डायरेक्शन ऑफ फायर, कॉज ऑफ डेथ, डिटर्मिनेशन ऑफ मैनर ऑफ डेथ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेपन, ये सारा कुछ हमने आइडेंटिफाई करना है बाय द स्टडी ऑफ वूंड। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ एम्यूनेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज। अब वो कह रही हैं कुछ एम्यूनेशन के हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे जिसमें वैड, पाउडर और प्रोजेक्टाइल था, वो सारे क्या क्या डैमेज कॉज करते हैं व्हेन दे टचेस द बॉडी। तो सबसे पहले है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल आपका क्या करता है, ये एंट्रेंस वूंड बनाएगा, ट्रैक ऑफ वूंड बनाएगा, एग्जिट वूंड बनाएगा। वही चीज़ जो मैंने अभी आपको समझा दी, बिकॉज प्रोजेक्टाइल इज बेसिकली योर बुलेट और पैलेट। जो वैड होता है, जो कैटरिज के अंदर का वैड होता है, वो एब्रेजन्स और ब्रूजेस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ये आपको वूंड के अंदर से भी मिल सकता है। जो पाउडर होता है, ऑन बर्निंग इट प्रोड्यूसेस फ्लेम, जो कि आपकी एंट्री वूंड के अराउंड बर्निंग ऑफ स्किन कॉज करेगा। ठीक है, हॉट गैसेज विच रिजल्ट्स इन ब्रूजिंग एंड लैसरेशन, स्मोक ब्लैकनिंग कॉज करेगा अराउंड द एरिया, एंड अनबर्न पाउडर पार्टिकल्स, वो आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट करके वहाँ टैटूइंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और वो आपको नजर आते हैं। ठीक है, सो ये पाउडर की वजह से ये चीज़ें होती हैं और बाकी सब की वजह से ये चीज़ें हो गई। ठीक है, अब हम एंट्री और एग्जिट वूंड की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। सो एंट्री वूंड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वैसे यहाँ पर बहुत लंबा लिखा हुआ है, इसका इधर एक टेबल भी बना हुआ था। यस, एंट्री और एग्जिट वूंड, अगर आप सिर्फ ये टेबल कर लेना और ये सारी पिछली चीज़ें छोड़ दें तो भी इट्स इनफ। ठीक है, मैं आपको पहले टेबल कराती हूँ, उसके बाद हम इसमें से जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ना वो हम साथ साथ देख लेंगे। सो पहले हम एंट्री वूंड का पढ़ लेते हैं। द वूंड इज यूजुअली स्मॉलर एक्सेप्ट इन कॉन्टेक्ट डिस्चार्ज वेयर द स्किन इज टॉर्न इरेटिकली। यानी कि नॉर्मली एंट्री वूंड इज ऑलवेज स्मॉलर,
बट ऐसा फायर आर्म जो बिल्कुल बॉडी के साथ रख के गोली चलाई गई हो ना, तो उसमें वो बड़ा होता है, बिकॉज वो जैसे ही बुलेट निकलती है ना तो बर्निंग होती है, तो जो एंड होता है ना, मजल एंड जिसको मैंने आपको बताया था, वो उस टाइम वो बहुत गर्म होता है, तो अगर वो बॉडी के साथ लगा हो तो उतना एरिया स्किन का टॉर्न हो जाता है या जल जाता है, तो इस वजह से वूंड बड़ा लगता है, वैसे नॉर्मली स्मॉलर होता है। उसके बाद है एजेस आर इनवर्टेड, बिकॉज गोली अंदर को जा रही होती है, तो जो जहाँ पर वूंड के एजेस होते हैं ना, तो वो अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, इसको इन्वर्जन कहते हैं। एज द मिसाइल पेनिट्रेट्स द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। और फैटी पीपल और डिकम्पोज बॉडी के अंदर इवर्टेड होती है फैट की प्रोट्रूजन की वजह से, बिकॉज फैट आउटसाइड को प्रोट्रूड कर रहा होता है, तो वो एजेस बाद में आउटसाइड को प्रोट्रूड करने लग जाते हैं। उसके बाद है एब्रेजन और कॉन्ट्यूजन। कॉलर इज एन एसेंशियल फीचर, जो आपके वूंड होता है उसके अराउंड देयर इज अ कॉलर ऑफ एब्रेजन, थोड़ा सा गोल एरिया होता है जहाँ पर एब्रेजन हुई होती है। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दिया है, कार्ट्रिज के दूसरे कंपोनेंट्स लाइक जो बर्निंग पाउडर होता है, जो वैड होता है, उसकी वजह से वो एब्रेजन होती है, तो वो आपको एंट्री वूंड पे मिलेगी, एग्जिट वूंड पे ऐसा कोई फीचर नहीं होता। कॉलर ऑफ एब्रेजन इज एब्सेंट इन एग्जिट वूंड, ठीक है। शोर्ड एग्जिट वूंड में होता है, बट नॉर्मल अगर आपसे पूछा जाए ना तो वह एब्सेंट ही होगा, आप उसको एब्सेंट ही कहेंगे। ग्रीस और डर्ट रिंग में भी प्रेजेंट, वही वजह कि आपकी चूँकि गोली चली होती है तो उसके अंदर ग्रीस और डर्ट और गन पाउडर के पार्टिकल्स मिल सकते हैं। बर्निंग, ब्लैकनिंग, साइनिंग एंड टैटरिंग में भी सीन, इसकी भी रीजन हमने पढ़ ली। इन कॉन्टैक्ट एंड क्लोज रेंज एंट्री वूंड, ट्रैक नियर द एंट्री वूंड में बी ब्राइट पिंक ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्लोथिंग में भी टर्न इन श्रेड्स टेकन इनटू द वूंड, बिकॉज एंट्री वूंड होगा तो वहाँ से कपड़ा अंदर चला जाएगा विद द बुलेट। ब्लीडिंग इज जनरली स्लाइट। लेड में भी डिटेक्टेड ऑन रेडियोलॉजिकल और माइक्रोकेमिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पर अगर देखें एग्जिट वूंड, तो वूंड इज बिगर इन साइज देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री वूंड। एजेस आर यूजुअली इवर्टेड, कॉलर ऑफ एब्रेजन एब्सेंट होता है, ग्रीस कॉलर भी एब्सेंट होता है, कोई ब्लैकनिंग टैटरिंग नहीं मिलती, ठीक है। क्लोथिंग इज टर्न आउट, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है, ठीक है, क्योंकि सारी आर्टरीज जब गोली बाहर निकल रही होती है ना, तो उनका आर्टरीज का जो फेस होता है वो भी बाहर की तरफ हो जाता है, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही होती है। ठीक हो गया। सो दीज आर द characteristics of both exit and entry wounds. Variations in the shape of the exit wounds are due to deformation of the bullet during its passage through the body. जो एग्जिट वुंड होता है उसकी शेप बहुत वेरी करती है फ्रॉम बॉडी टू बॉडी, बिकॉज अंदर जो बुलेट है उसकी डिफॉर्मेशन हो जाती है ड्यूरिंग इट्स पैसेज, सो दैट्स वाई वो इरेगुलर शेप का हो सकता है एग्जिट वुंड। टम्बलिंग, टर्निंग एंड टू एंड इन द बॉडी, देयरफॉर बेस में एग्जिट फर्स्ट। समटाइम ऐसा होता है कि आपकी जो बुलेट है वो एंड टू एंड टर्न कर जाती है आपकी बॉडी के अंदर। नॉर्मली एग्जिट वुंड से उसकी पॉइंटेड एंड को पहले निकलना चाहिए, बट जब टम्बलिंग हो जाती है तो फिर उसकी बेस पहले निकलती है पूरी, यानी गोली मुड़ जाती है, ठीक है। सो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम